हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। तो अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उससे पहले हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो उनके बारे में तो खैर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब हम उन्हें कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चला। ये कोई ऐसा जैसे हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस हो गया ना। हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा चला, जो कई सौ सालों तक कई सौ सालों तक नहीं, तकरीबन 100 साल तक हमारा चला। ठीक है। जिसमें कि जो बेसिकली जो नेशनलिज्म वाला पीरियड था, वो तो जाके शुरू होता है आपका 1860s के बाद से, या कह लीजिए 1870s के बाद से। तो सिमिलरली जैसे जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म जर्मनी में हुआ, जैसे जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म जर्मनी में हुआ, वैसे वैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी शुरू हुआ। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ना तो कभी एक चरण में हो पाया, ना एक साथ हो पाया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, और इसके जितना बड़ा, मतलब इतना लंबे समय तक चलने वाला यूरोप के इतिहास में कोई भी इवेंट नहीं रहा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सबसे लंबे समय तक चलेगा। एक किस्म से आप कह सकते हैं कि 1813-15 से लेकर, मैं कि टेंटेटिव पीरियड ले रहा हूँ, 1870 तक के आसपास तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चलेगा। 1813-15 में कौन सा दौर था भाई? जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे। ठीक है। नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे, जब नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि फ्रांस का तानाशाह बना, फ्रांस की मोनार्की को हटाकर, फिर फ्रांस के अंदर से मोनार्की हटाकर और रिपब्लिक बनाने के नाम पर, या फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी लाने के नाम पर, जब नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ का क्या बन गया, तानाशाह बन गया, और उसके बाद जब उसने जर्मनी पर आक्रमण करा, तो वहाँ से कहीं जाकर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात शुरू होती है। तो एज यूजुअल जैसे हमने बाकी क्रांतियों में देखा, जर्मन क्रांति में भी सबसे बड़ी बात रही नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देन अगेन फिलोसोफर्स का रोल रहा, पोएट्स का रोल रहा। ठीक है। लिटरेचरिस्ट का रोल रहा, लिटरेट्स का रोल रहा, और भी बहुत सी सेगमेंट्स का रोल रहा। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा इकोनॉमिस्ट्स का, जिनको आप जोलावरीन बोलते हैं, जिनको आप, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर हम इसमें देखेंगे कि बिस्मार्क ने क्या करा, द पॉलिसी ऑफ ब्लड, उस वो क्या थी। तो ये सारी चीज़ें समझने से हमें पता चलेगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या था। लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, जर्मनी का जब हम यूनिफिकेशन समझते हैं, तो उससे पहले हमें जर्मनी की टेरिटोरियल एक्सटेंट समझनी होगी। देखिए, जो प्रेजेंट डे जर्मनी है ना, वो उस जर्मनी से बहुत अलग है जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के दौरान जिस जर्मनी को बनाने की बात करी गई थी। आज जो हम जर्मनी देखते हैं, वो जर्मनी कहाँ है? आप इस मैप पे मार्क कर सकते हैं। ये बर्लिन है, ये है आज का जर्मनी, ये प्रेजेंट डे जर्मनी है। ये पोलैंड हो गया। पहले पोलैंड नहीं होता था, पहले ये प्रशिया होता था, और फिर ये यहाँ से आगे रशिया शुरू हो जाएगा। दिस इज जर्मनी। ये क्या है? ये नीदरलैंड्स आ गया, बेल्जियम आ गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया अलग। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये जितना भी हिस्सा है ना, ये बर्लिन रहा आपका, ये पर्शिया रहा पूरा। इधर से पर्शिया के इधर साइड से क्या हो जाएगी, रशिया की बाउंड्री शुरू हो जाएगी वॉर्सो के बाद से। वॉर्सो तो पोलैंड की कैपिटल थी। उसके अलावा सेक्सनी और ये प्राग वाला जो एरिया है, ये पूरा, मतलब कुल मिला के ये जितना भी एरिया आप जिसको देख रहे हैं, एक किस्म से आप कह सकते हैं कि ये कभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आता था। उसमें ऊपर से ये भी आ जाएंगे छोटे छोटे जो हैनूवर वगैरह है ना, ये वाला एरिया भी इसके अंदर आके गिरेगा। तो बेसिकली ये कहीं जाके जर्मनी बनता था। अब जर्मनी क्या है? अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी कितना सिकुड़ चुका है। ऑस्ट्रिया तो उसमें से पूरा ही निकल गया है, हाँ, और चेक रिपब्लिक यहाँ से साइड से निकल गया। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या था? ये चेक रिपब्लिक वाला हिस्सा आ रहा है, ये चेक रिपब्लिक उसमें से पूरा निकल गया। ये जर्मनी में से निकले थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सारे के सारे बाउंड्रीज रीड्रॉ हुई थी जब निकले ये सारी चीज़ें। हिटलर ने धीरे धीरे इन पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू करा था, कि जो चेक रिपब्लिक के जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, उनको उसने ऑक्यूपाई करा। फिर धीरे धीरे उसने पूरे के पूरे चेक रिपब्लिक पे अपना कब्जा जमा लिया। तो इस तरीके से करके सारी चीज़ें चलती रही। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक ज़माने में ये था कि जर्मनी जो है वो 300 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। मतलब कुछ स्टेट तो इतने छोटे थे कि आप उनको स्टेट बोल भी नहीं सकते, मतलब वो मात्र एक सिटी जितने थे। 300, तकरीबन 300 छोटे हिस्सों में जर्मनी बटा हुआ था। और जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई, जब इतने सारे स्टेट्स हैं तो सभी राजा हैं, तो जब यूनिफाइड होंगे तो राजा कौन है बनेगा भाई? राजा किसको बनाओगे भाई? ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद बाकी सारे छोटे थे। प्रशिया और ऑस्ट्रिया सबसे बड़े थे।
ठीक है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया सबसे बड़े थे, स्ट्रांग भी थे, मिलिट्री भी अच्छी थी, और इनका कुछ कह सकते हैं कि इनका कोई स्टैंड भी था इनका। हम्म। दूसरी फिर क्या हुआ, जब फ्रांस से, ये जर्मनी का, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द बॉर्डर ऑफ जर्मन एम्पायर, दिस इज द बॉर्डर ऑफ जर्मन एम्पायर। बेसिकली हिटलर इसे ही दोबारा वापस लेना चाहता था, हिटलर इसी जर्मन एम्पायर को दोबारा अपने जर्मनी में मिलाना चाहता था, जो कि उससे छीन लिया गया था। कौन कौन से हिस्से छिन गए थे, ये हिस्से छिन जाएंगे, ठीक है, नीचे चेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया वाले हिस्से छिन जाएंगे, सारे के सारे जर्मन एम्पायर से अलग हो जाएंगे। समझे बात को। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे आया, तो नेपोलियन बोनापार्टे भैया ने आके क्या करा, जर्मनी की कुछ स्टेट्स को तो उसने खत्म करके आपस में उसको जोड़ना शुरू कर दिया। उसने ही रिड्यूस्ड जर्मनी टू 38 स्टेट्स। 300 की उसने कितनी बना दी, केवल 38 स्टेट बना दी। तो कितनी स्टेट्स का घाटा कर दिया उसने भाई, उसने तकरीबन 268 स्टेट्स, दैट इज 268, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे 268। ये उसने काम करा। आगे क्या हुआ इसके बाद, मैप आपने देख लिया, मैप आप लोगों को समझ में पड़ना चाहिए। मैप आप लोगों की समझ में पड़ना चाहिए। अगर आप लोग मैप को नहीं समझेंगे ना, तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, सॉरी टू से, बट आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, यूनिफिकेशन फैक्ट्स एंड समरी पढ़ते हैं फटाफट से। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आना है नहीं इससे, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से देखते हुए चलेंगे। नोट्स मैंने सारे आप लोगों के लिए इसमें बना दिए हैं, वेल फॉर्म्ड वेल कंबाइंड नोट्स हैं, उठा के पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटा बहुत है, डेटा इतना है कि आप लोग अगर पूरा एक साल लगा के केवल जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो जर्मन यूनिफिकेशन ख़त्म नहीं होगा। डेटा तो इतना है होने को तो, लेकिन वो सब फजूल है, हमारे किसी काम का नहीं है। हमें तो ये देखना है कि कितना हमारे काम का है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करा जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझनी पड़ेगी आपको मेरी बात, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे यूनिफिकेशन फैक्ट्स एंड समरी के ऊपर, ठीक। वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ 19th century हिस्ट्री ऑफ यूरोप वॉज द स्ट्रगल्स फॉर नेशनल यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। यानी 1800 के बाद से यूरोप के अंदर एक लहर चली, राष्ट्रवाद की लहर चली, और हर किसी को देश बनाना है जी। अब क्या बनाना है, नेशन बनाना है। उस राष्ट्रवाद की लहर के बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या निकले, उस राष्ट्रवाद की लहर के बाय प्रोडक्ट्स थे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेनिटी। ये सारे उस नेशनलिज्म की जो हवा चली, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय ग्रीस एंड बेल्जियम हैज़ बीन मैंशनड बिफोर। हैज़ बीन मैंशनड बिफोर से मतलब ये है कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम कहाँ रहा, बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम। ग्रीस कहाँ था, ग्रीस भी यहीं कहीं होगा, फिर अगर बेल्जियम यहाँ है तो ग्रीस भी यहीं कहीं होना चाहिए। मैप पर आप लोग ढूंढेंगे कि ग्रीस क्या है, ग्रीस कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ग्रीस मार्क नहीं है। फ्रैंकफर्ट वगैरह जहाँ पर ये आ रहे हैं, यहीं कहीं आपको ग्रीस भी दिख जाएगा। ये ऑलरेडी आज़ादी पा चुके थे। जर्मनी एंड इटली वर टू अदर इंपॉर्टेंट नेशंस विच एमर्ज्ड एज यूनाइटेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द 19th century। लेकिन जर्मनी तो बहुत 1870 के आसपास जाके बनेगा। इटली का यूनिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इटली का यूनिफिकेशन हमें नहीं करना है, इटली का यूनिफिकेशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 19वीं सदी में आते आते 19वीं सदी के मध्य भाग के बाद, यानी 1850 के बाद, नेशनलिज्म की लहर पूरे तरीके से जर्मनी में फैल चुकी थी, और जर्मनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जर्मनी डेमोक्रेटिक बना, जर्मनी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और पता नहीं क्या क्या, रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह करते करते एक पार्लियामेंट बनी, डेमोक्रेसी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना। इन शॉर्ट आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई भाइयों, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, यहाँ पर समझने की बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ रूल क्या होता है, जो एक नियमबद्ध तरीके से एक किताब के जरिए चले, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चले, एक संविधान हो,
ठीक, नीतिगत तरीके से जहां पर चीजें चले, मतलब पैटर्न होना चाहिए यार कोई। ये थोड़ा ना राजा के जो मन में आएगा वो कर देगा। राजा संविधान नहीं होना चाहिए, संविधान राजा होना चाहिए, मतलब संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम किसकी कसम खाते हैं, हम अपने संविधान की कसम खाते हैं ना। कि हम अपने संविधान के प्रति क्या रहेंगे, कर्तव्यवान और निष्ठावान रहेंगे, संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने संविधान के में दिए गए जो भी हमारे वो हैं उन सब का पालन करेंगे। तो ये जो संविधान बनाना, यानी कि एक नियम बनाना, एक नीति बनाना, एक रूल बनाना, ये चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ से 19th सेंचुरी से जाके। तो क्या होड़ थी भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए प्रॉपर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन से। सबसे पहले तो वहीं पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, विच वॉज बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने पढ़ा था। तो जी जर्मनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनेगा, सारी चीज़ें जर्मनी की भी बनेंगी। इन 18th century Germany was divided into a number of states. Some of these states were very small and did not extend beyond limits of a city. During the Napoleonic Wars, many of these cities ceased to exist. At the end of the war, there were still 38 independent states in Germany. Among them, Prussia, Württemberg, Bavaria, Saxony were fairly large. कहाँ कहाँ पर हैं ये, आइए लोकेशन मार्क कर देते हैं फटाफट से ताकि आसान रहे। बवरिया, बवरिया, सेक्सनी कहाँ आएगा, सेक्सनी भी यहीं कहीं आ जाएगा। ये प्रशिया है, ये ऊपर प्रशिया है, और आपका सेक्सनी कहाँ है, ये सेक्सनी है। कोई रहा तो नहीं, बावरिया, प्रशिया, वर्टमबर्ग, ये सारे हमने मार्क कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल इन मिलिट्री एंड इन एक्सटेंट. It was also the most reactionary. The big landlords of Persia, known as Junkers, formed the dominant section of Persian society. Persian was also one of the leaders of the Holy Alliance. Holy Alliance ये किसके अगेंस्ट बना था? होली अलायंस में 4 लोग थे, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये नेपोलियन के अगेंस्ट बना था। इसमें ग्रेट ब्रिटेन था, इसमें प्रशिया था, इसमें शायद ऑस्ट्रिया था, और एक और था, इसमें याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा पिछले लेक्चर, उसमें मैंने मेंशन करे हुए हैं। ये पिछले लेक्चर के नोट्स में से आपको मिल जाएगा। ये प्रशिया उस होली अलायंस का भी पार्ट था, तो प्रशिया की इंपॉर्टेंस वैसे भी थी, और प्रशिया वैसे भी मिलिटरीली स्ट्रांग था। और प्रशिया जो है वो एरिस्टोक्रेटिक देश था, यानी रईसों का देश था, एरिस्टोक्रेटिक था प्रशिया कंट्री। तो प्रशिया का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो लोग ये चाहते थे कि आज़ाद हो, जर्मनी एक बने, और जर्मनी का राजा जो है वो प्रशिया का जो राजा है वो जर्मनी का, आप उसे मोनार्क बना दे। इस चीज़ से ऑस्ट्रिया खफा था, इस चीज़ से ऑस्ट्रिया खफा रहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली बिग। ऑस्ट्रिया कहते थे भाई मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, मेरे को राजा बना दो, मैं भी तो राजा बन सकता हूँ, मेरे को क्या डॉक्टर ने मना करा है। लेकिन वो उसको नहीं बनाना चाहते थे, वो प्रशिया के उसको बनाना चाहते थे। तो अब आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं इनके फैक्ट्स को। द डिवीजन ऑफ जर्मनी इंटू नंबर ऑफ स्टेट्स हैड हैम्पर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जर्मनी. The social and political system in these states was also very backward. सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम भी बैकवर्ड था। लोगों को राजनीतिक तौर पर जानकारी नहीं थी और सामाजिक तौर पर भी जानकारी नहीं थी। वो पिछड़े हुए थे राजनीतिक और सामाजिक तौर पर। उन्हें नहीं पता था कि नए तरह की राजनीति क्या डिमांड करती है। वो लोग उस चीज़ को नहीं समझना चाहते थे। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस पर्टिकुलरली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किन चीज़ों को जन्म दिया पता है आप लोगों को? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी. The people of these states has started demanding the national unification of Germany, establishment of democratic government and social and economic reforms. किस आधार पर करना चाहते थे यूनिफिकेशन? ये जर्मन भाषी लोग थे सब, या एक तरह के कह लीजिए एंसेस्टर बिलोंगिंग्स इनकी सेम थी। उस आधार पर करना चाहते थे कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाए, जर्मनी एक देश बन जाए। भाई जब यूएस जो है वो 50 राज्यों का मिलके एक गणराज्य, एक देश बन सकता है, एक गणराज्य बन सकता है, तो जर्मनी 38 स्टेट्स मिलके एक गणराज्य क्यों नहीं बना सकते? जर्मनी बना सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जर्मनी को कोशिश करनी चाहिए और जर्मनी अपनी कोशिश में सफल भी होगा। इन 1815 जर्मन स्टेट्स अलॉन्ग विद ऑस्ट्रिया वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ जर्मन कॉन्फेडरेशन
However, each state tried to preserve its independence and its oppressive political and social system. Now, the problem here was they did form the German Confederation, but none of them want to lose their, aristocratic nature or their princely nature or the privileges they enjoy in their state. Now, what will happen if they will come under the single umbrella? If they will come under the single umbrella of a nation or a unified Germany, then what will happen? Each of them will lose their independence of the state. Independence of the state in the terms they will lose their privileges, as happened in the Indian context. When the princely states were merged with the Union of India, they lost all the privileges which they enjoy in their during the British times. They were only allowed to have a privy purse, and that privy purse was also discontinued with the time. तो उनके हाथ में कुछ बचा तो नहीं ना, राजशाही चली गई. तो ये चीज़ हिंदुस्तान में तो बाद में हुई, जर्मनी में तो ये चीज़ पहले ही थी. उन लोगों को भी यही डर था भाई राजाशाही चली जाएगी हमारी, और राजाशाही को कोई खोना नहीं चाहता था. In 1848, revolt occurred in Germany. State and the rulers were forced to grant democratic constitutions to unite Germany and to frame a constitution for the united Germany. A constituent assembly met in Frankfurt. Frankfurt कहाँ पे है? Frankfurt पीछे मैप में आपको दिखाई देगा. Here it is, Frankfurt. तो यूनाइटेड जर्मनी का संविधान बनाने के लिए 1848 में कन्फेडरेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, फ्रैंकफर्ट में मिलती है. द इनिशियल सक्सेस ऑफ द रिवोल्ट हैड मेड जर्मन डेमोक्रेट्स एंड नेशनलिस्ट थिंक दैट विक्ट्री हैड बीन अचीव्ड. उन्हें इनिशियली लगना ये शुरू हुआ कि हमने तो जो है जीत हासिल कर ली. लेकिन while the debated clauses of the constitution the rulers prepared themselves to support the movement. The Frankfurt Assembly proposed the unification of Germany as a constitutional monarchy under the King of Prussia, who would become Emperor of Germany. फ्रैंकफर्ट असेंबली ने क्या प्रपोज करा? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मतलब जहां पे स्टेट ऑफ हेड कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? स्टेट ऑफ हेड बोल रहा हूं. हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राजा होता है, जैसे इंग्लैंड में है. और नीचे क्या होती है? नीचे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, या मोनार्कियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? राजा जो है वो चुन के नहीं आता, वो हेरारिकल होता है या हेरिडेटरी होता है. बाकी नीचे की जो संसद वगैरह हैं, लोअर हाउसेज हैं, ये चुने जाते हैं. अब हम क्या है? हम रिपब्लिक हैं, हम रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हैं. रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है. अब हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड है. प्रेसिडेंट होते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट. ध्यान रख लेना, किसी को अगर नहीं पता है तो बात समझ लेना इस बात को, और गांठ बांध के रखना कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट नहीं होता. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट नहीं होता. हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं. प्रेसिडेंट होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं. ऑल्दो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बट स्टिल ही इज इलेक्टेड. वी डू नॉट हैव अ हेरिडेटरी क्लॉज. However, the king of Persia declined the offer. He did not wish to accept the crown from the elected representatives of the people. Representation soon followed, and even the rights that people had won in the initial stages of their revolution were taken away. Thousands of German revolutionaries had to flee the country and live in exile. बहुत से जर्मन क्रांतिकारियों को भागना पड़ा वहां से. With the failure of the revolution of 1848 to unify Germany, one phase in the struggle of unification came to an end. Now Germany was to be unified not into democratic country by the efforts of revolutionaries, but by the rulers into a militaristic empire. Now Germany was to be unified not into a democratic country. समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये क्या हो रहा है यार? ये not into a democratic country by the efforts of the revolutionaries, but by rulers into a militaristic empire.
अब इसको समझने से पहले ना, ब्लड एंड आयरन और इसको बिस्मार्क को समझने से पहले थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले जोल्वेरिन को समझते हैं। जोल्वेरिन क्या था? अ जर्मन कस्टम यूनियन। देखिए, एक तरफ जहां राजनीतिक स्तर पर एफर्ट चल रहे थे, एक तरफ जहां राजनीतिक स्तर पर एफर्ट चल रहे थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, वहीं दूसरी ओर पर, या मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से, सो यू गाइस हैव टू मैनेज अ बिट बिकॉज माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरी ओर पर क्या हुआ जी शुरू? दूसरी ओर पर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जर्मन कस्टम यूनियन बनी, जिसको क्या बोला गया? जोल्वेरिन। जोल्वेरिन क्या कहता था? जोल्वेरिन में जो स्टेट्स आए, वो 38 स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स साथ में आए और उन्होंने ये कहा कि हम आपस में जो हम ट्रेड करते हैं, हम उसके ऊपर से बैरियर्स हटा देंगे। जो भी जोल्वेरिन का पार्ट बनता चला जाएगा, वो देश आपस में फ्री ट्रेड कर पाएंगे। ये जोल्वेरिन था और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जर्मन यूनिफिकेशन में। ठीक है, एक्चुअली जोल्वेरिन हैड इन इनिशियल स्टेजेस, जोल्वेरिन को बहुत कामयाबी मिली। जोल्वेरिन कोई बंदे का नाम नहीं है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। जोल्वेरिन जर्मन कस्टम यूनियन का एक पार्ट है, मतलब जो ट्रेड होती है उस यूनियन का नाम है। तो बहुत इसको कामयाबी मिली और बहुत से देश इससे आगे जुड़े। आखिर आते आते ऐसा हो गया था, मोस्टली जर्मन जितनी भी जर्मन स्टेट्स थी वो जोल्वेरिन का हिस्सा बन गई थी। तो पढ़ लेते हैं कि क्या है जोल्वेरिन। जोल्वेरिन और जर्मन कस्टम यूनियन वॉज अ कोलिजन ऑफ जर्मन स्टेट्स फॉर्म टू मैनेज टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक। अब मैं लिख नहीं पाऊंगा कि मेरा पेन नहीं चल रहा है, मेरा पेन बहुत दिक्कत है। टेरिटरीज इट फॉर्मली स्टार्टेड ऑन जनवरी 1, 1834. However, its foundations had been in development from 1818 with the creation of variety of custom unions among the German states. By 1866, the Zollverein included most of the German states. The foundation of Zollverein was the first instance in the history in which independent states consummated a full economic union without simultaneous creation of political federation or union. क्या कहना चाहता है ये इस बात का मतलब? कि बिना कोई राजनैतिक संघ या राजनैतिक संघीय प्रणाली बनाए हुए उन्होंने आपस में इकोनॉमिक टाइज बनाना मंजूर करा। ठीक है, राजनैतिक यूनिफिकेशन अभी नहीं हुआ था, राजनैतिक एकीकरण अभी नहीं हुआ था। बिना राजनैतिक एकीकरण के, बिना राजनैतिक किसी ढांचे के, उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को एक दूसरे के साथ, आर्थिक पटल पर एक दूसरे का साथ देने का उन्होंने वादा करा। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की कसम उठाई जोल्वेरिन के तहत। प्रशिया वॉज द प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कस्टम यूनियन। ऑस्ट्रिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जोल्वेरिन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला, आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया पढ़िए या ऑस्ट्रेलिया समझिएगा मत इसको, ऑस्ट्रेलिया बहुत अलग है। because of its highly protected industry and also because Prince von Metternich was against the idea. जो ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस वॉन मेटरनिक था, वो इस सुझाव के, वो इस आइडिया के खिलाफ था। वो कहता था फालतू की चीज़ है, कुछ ना होना जाना है इससे। क्यों? क्योंकि जर्मनी के पास हाईली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज थी, वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। वो उनको बाहर के, वो उसकी प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां थी और बाहर के लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज में दखलंदाजी नहीं करने देना चाहता था। By the founding of North German Confederation in 1867, the Zollverein covered states of approximately 4,25,000 square kilometer and had produced economic agreement with several non-German states, including Sweden, Norway. After the founding of German Empire in 1871, the empire assumed the control of custom union. However, not all states within the empire were part of Zollverein until 1888. Hamburg, for example. Conversely, though Luxembourg was a state independent of the German Reich, it remained in the Zollverein until 1919. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं जी, जोल्वेरिन ही था बस, अभी तो हमारा लेक्चर रह रहा है, अभी तो साडा लेक्चर रह रहा सी। लीडर ऑफ दिस पॉलिसी वॉज बिस्मार्क। अब बाई जी बिस्मार्क, मैंने बताया ना क्या बना, मिलिटरिस्टिक एम्पायर बना 1848 के बाद, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब ये बिस्मार्क जो था, ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, ये प्रशिया से था और इसने बोला कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करके दिखाऊंगा। क्या बोला इसने? कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करके दिखाऊंगा।
पर्शियन डोमिनेंस में ही करके दिखाऊंगा, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसने अब करा क्या? Who belonged to Persian aristocratic family, he wanted to preserve the predominance of the landed aristocrats and army in the United German state, and to achieve the unification of Germany under the leadership of the Prussian monarch. ठीक है, मिलिट्री का कंट्रोल रहेगा और लीडरशिप किसकी रहेगी? पर्शियन मोनार्क की, यानी पर्शियन राजा की लीडरशिप रहेगी। He described his policy of unification as one of blood and iron. The policy of blood and iron meant a policy of war. The first aim he pursued was the elimination of Austria from the Germanic Confederation. जर्मनिक कॉन्फेडरेशन से सबसे पहले इसने ऑस्ट्रिया को मार भगाया। इसने क्या क्या करा देखो, इसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि करके डेनमार्क को हराया। उसके बाद डेनमार्क को हरा के इसने शेल्सविक और हॉल्स्टन का पोजेशन ले लिया। शेल्सविक और हॉल्स्टन कहाँ पे है ये देख लेते हैं, अगर मैप में हमें दिखाई दे जाते हैं तो। ऊपर रहा डेनमार्क तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कहीं आपके ये डेनमार्क के ऊपर जो है ना, ये आपका हैनोवर वगैरह वाले जो एरियाज है, यहाँ कहीं आपका शेल्सविक वगैरह आने चाहिए। 11 शेल्सविक आ गया और हॉल्स्टन आ गए, दोनों चीज़ें डेनमार्क का एरिया हो गया ना ऊपर। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। तो ये की करियासी। फिर आफ्टर डेनमार्क्स डिफीट इसने इटली के साथ अलायंस बना के ऑस्ट्रिया को हराया और उसके बाद इसने जर्मनिक कॉन्फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया। अब यहां पर देखिए ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया के नीचे इटली आएगा कहीं, ये वियना दिखाई दे रहा है, इधर कहीं इटली होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ऑस्ट्रिया वियना का ही, वियना तो ऑस्ट्रिया का ही पार्ट है। हाँ, मैप में मेरे हिसाब से कहीं यहाँ पर कहीं नीचे इटली आएगा, ठीक है। तो घेर लिया ना, इटली के साथ संधि करके इसने किसको हराया। बाकी इटली की आप लोकेशन देख लीजिएगा मैप पर एक बार, आई एम नॉट वेरी गुड विद मैप्स। हाँ, तो क्या था, विद इटली अगेंस्ट ऑस्ट्रिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड डिसॉल्व द जर्मनिक कॉन्फेडरेशन। दस ऑस्ट्रिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर जर्मन स्टेट्स। इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया बाकी जर्मन स्टेट से अलग हो गया। इन प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्फेडरेशन ही यूनाइटेड 22 स्टेट्स ऑफ जर्मनी इनटू नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1866। The constitution of this confederation made the king of Prussia the hereditary head of the confederation. The unification of Germany was completed as a result of war between Prussia and France. अब ये वॉर क्या था देख लेते हैं। फाइनली एक वॉर होता है 1870 में लुइस बोनापार्टे, whose power had begun to collapse, declared war on Prussia. ये पर्शिया के ऊपर वॉर घोषित कर देता है। ऑल्दो इस वॉर के लिए प्रोवोक किसने करा था, प्रोवोक बिस्मार्क ने ही करा था, ठीक है। In the hope of maintaining his empire through a military victory. The war was partly provoked by Bismarck. It proved disastrous for empire of Louis Bonaparte. French armies were defeated and French emperor was captured. After her defeat, France finally became a republic. अब क्या होगा, इस लुइस बोनापार्टे की डिफीट के बाद फाइनली फ्रांस जो है वो डेमोक्रेटिक, या फाइनली फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया था 1789 से लेके 1798 तक जो फ्रांसीसी क्रांति चली, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस को रिपब्लिक बनाना था, ऐसा हुआ नहीं। फ्रांस एक तानाशाह के हाथों से निकलकर दूसरे तानाशाह के हाथों में आ गया। पहला तानाशाह कौन था, लुइस द 16 के हाथों से निकल के फ्रांस किसके हाथ में आ गया, नेपोलियन के हाथ में आ गया। नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर जो भी खामियां थी वहाँ की टेक्टिकल, उसमें उन सब का फ़ायदा उठाया और उसने फ्रांस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ऐसा ही है, सम पीपल्स आउटस्मार्ट सम अदर्स, ठीक है, यही दुनिया है। फ्रांस फाइनली बिकेम अ रिपब्लिक। Germany's unification was completed as a result of the war, which enabled Bismarck to absorb the remaining German states into a united Germany. बस इसने फिर बाकियों को भी, बिस्मार्क ने क्या करा, जर्मन स्टेट्स को यूनाइटेड जर्मनी में मिला लिया। द फॉर्मल सेरेमनी एट विच किंग विलियम वन ऑफ प्रशिया took the title of German emperor was not held on German soil. It took place at Versailles in France, in the palace of the French king. मतलब जर्मनी का राजा और उसकी ताजपोशी कहाँ हो रही है, वर्साय में हो रही है। और ट्रीटी ऑफ वर्साय भी आपको याद है, वर्साय का बहुत महत्व है, पर वर्साय का महत्व आगे बहुत है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साय भी वहाँ हुई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर युद्ध का पूरा दोष मर दिया गया। आफ्टर यूनिफिकेशन क्या हुआ, आफ्टर यूनिफिकेशन तो भैया जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरा, हेविली इंडस्ट्रियलाइज हुआ जर्मनी,
जर्मनी ने बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बनाए, उत्पाद करा, ठीक है। और क्या करा जर्मनी ने, हर तरह के संसाधन जर्मनी ने बनाए। और फिर जर्मनी वही बाकी यूरोपियन पावर्स की तरह वही कॉलोनाइजेशन की होड़ में घुस गया। उसने भी जो स्क्रैम्बल ऑफ कॉलोनीज था, यानी कि जो अफ्रीका के टुकड़े करके यूरोप आपस में बांट रहा था, उसमें उसने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाउएवर द मिलिटरिज्म विच मेड जर्मनी इनटू अ ग्रेट पावर was to prove disastrous to the people of Germany in the years to come। अब यही जो मिलिटेरिज्म था, यही जो सेनावाद था जिसने जर्मनी को ग्रेट बनाया था, यही आगे जाके जर्मनी के लोगों के लिए क्या बना, आप लोगों को पता ही है। प्रथम विश्व युद्ध बना, डिजास्ट्रस रहा जर्मनी के लोगों के लिए। बस दिस वॉज ऑल अबाउट जर्मन यूनिफिकेशन। कैसे कैसे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ आप लोगों ने समझ लिया। मेन दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ज़ोल्वेरिन और बिस्मार्क, बस फालतू कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जर्मनी में कैथोलिक्स चर्च थी, प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे। प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन धर्म के ही दो इससे होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं क्रिश्चियनिटी की। तो जर्मनी वॉज कैथोलिक। प्रॉब्लम क्या थी जर्मनी यूनिफिकेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मल्टीपल स्टेट्स थी और कोई भी स्टेट्स अपना आधिपत्य अपने ऊपर से हटते हुए नहीं देखना चाहती थी। बस दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन गाइस। आई गेस आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी, हिस्ट्री पढ़ते रहिए, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पेपर आता है हिस्ट्री से भाई, ठीक है, तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए हिस्ट्री। एंशंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है, सब पढ़िए, छूटे ना कुछ हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।